योर मोस्ट वेलकम इन एडुविज एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या वो आईएएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, पीसीएस का एग्जाम हो, या एसएससी या टीचिंग एग्जाम्स हो, केवीएस, नवोदय या अदर स्टेट के, जहाँ पे भी जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अर्लीस्ट सिटीज, यानी आरंभिक नगर। ये बात कर रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन उस टाइम पीरियड में, अभी तो इंसान जंगलों में धीरे धीरे इंसानों ने घर बनाना शुरू किए थे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह थे इंक्लूडिंग इंडिया जहां पे प्लान्ड सिटी देखने को मिला, प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला, सड़कें मिली। तो ये किसी अजूबे से कम नहीं था उस टाइम पीरियड के लिए, और अभी भी। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करेंगे, हड़प्पा से रिलेटेड एक एक चीज़ को देखेंगे। तो इसमें जो हम ओवरऑल पढ़ेंगे वो है एविडेंसेस एंड नेम ऑफ सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसकी एविडेंसेस क्या है और हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम क्यों कैसे पड़ा। नेक्स्ट है टाइम, एरिया एंड इंपॉर्टेंट साइट्स, यानी कि किस टाइम पीरियड में थी ये सिविलाइजेशन, इसका टोटल एरिया क्या था और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगहें थी। स्पेशलिटी ऑफ हड़प्पा साइट्स, यानी हड़प्पन साइट्स में हड़प्पा की जो जगह थे उनमें क्या क्या चीजें मिली। ठीक, इसके अलावा लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन हड़प्पन साइट्स, यानी जो हड़प्पा में लोग रहते थे उनकी जिंदगी कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी। न्यू क्राफ्ट एंड टेक्निक, ठीक, उस टाइम पे न्यू क्राफ्ट कैसी थी और टेक्निक क्या थी। ट्रेड, व्यापार, एग्रीकल्चर, स्क्रिप्ट, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, द मिस्ट्री ऑफ द इंड, यानी हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुई। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारी चीजों को एक एक करके कवर करने वाले। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है एविडेंसेस एंड नेम ऑफ सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, सभ्यता के बारे में हमें कौन कौन से एविडेंसेस मिले और उसका नाम कैसे पड़ा। अभी आगे चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत बारीक चीज जो समझना है, द डिफरेंट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड एम्पायर। ठीक है, यानी सभ्यता और साम्राज्य के बीच का अंतर। यहाँ पे सभ्यता की बात की जा रही है, आगे अगले चैप्टर में जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें एम्पायर की बात करेगा, तो उसमें क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। तो यहीं से आप सिविलाइजेशन को बहुत डेप्थ के साथ समझने की कोशिश करिएगा, तब वो चीजें आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला पॉइंट है (1856) में पाकिस्तान में रेलवे लाइन की खुदाई चल रही थी, और कहां से कहां तक, लाहौर से, आप देखेंगे ये है ऊपर लाहौर पाकिस्तान के पंजाब में, और नीचे यहां सिंध में है कराची। यहाँ पे रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाया जा रहा था, उसके लिए खुदाई हो रही थी। ठीक, तो वहां पे इंजीनियर्स को खुदाई के दौरान बहुत सारी ब्रिक्स यानी ईंटें मिली, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए, उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए, और उन्होंने क्या किया कि ईंटों को वहां से उखाड़ ले गए। ठीक है, कि चलो कहीं पे हम यूज कर लेंगे। तो हड़प्पा से रिलेटेड पहला एविडेंस उसी टाइम पीरियड में मिला था, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, आगे चल के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और जो आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी जो इससे रिलेटेड, जिन्हों पुरातात्विक कहा जाता है, ठीक है, पुरातत्व विभाग के जो लोग थे, वो लोग क्या करेंगे, इन जगहों की खोज करेंगे। तो किसकी खोज करेंगे, हड़प्पा की। आगे चल के हड़प्पा में खुदाई होती है, और किसके अंडर में होती है, वो थे दयाराम साहनी। वो अपनी टीम लेके गए और यहाँ पे खुदाई की, और हड़प्पा से रिलेटेड एविडेंसेस उनको यहाँ पे मिले।
इसीलिए इस सिविलाइजेशन का सबसे पहले नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों? कि खुदाई हुई थी सबसे पहले, ठीक, हड़प्पा में। दूसरा आगे देखेंगे आप, जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के आसपास के जगहों की खुदाई हुई, उसमें कौन सी सबसे पहली जगह थी? मोहनजोदड़ो। तो इंडस रिवर के पास इन जगहों के होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसके दो दो नाम है, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड कुछ चीजें हम समझ लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे यहां पे देख रहे हैं आप, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड पहला ऑफिसर बनाया गया था उस टाइम पीरियड में, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। इन्होंने क्या किया? एक अलग से ही बिल्कुल सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। और जब यहां खुदाई हुई, जब ये एविडेंसेस मिल रहे थे, तो उस एविडेंसेस के टाइम पीरियड में जो हेड थे, जो डायरेक्टर थे, वो थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के ही टाइम पीरियड में ये दो लोग, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी, उसके बाद राखल दास बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। यानी ओवरऑल हम ये देखते हैं कि हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि पहले तो वहां खुदाई हुई, जो इंजीनियर्स थे, रेलवे लाइन बन रही थी, कहां से? लाहौर टू कराची। तो उस टाइम में इन्होंने क्या किया? उसके इंपॉर्टेंस को ये समझ नहीं पाए, जो ईंटें मिले, जो एविडेंसेस मिले, ये छोड़ के चले गए। नेक्स्ट क्या हुआ? उसके बाद जॉन मार्शल के टाइम में 1921 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अच्छे तरीके से खुदाई होती है, एक एक चीजें वहां से निकाली जाती हैं, ठीक। तो हमें क्या होता है? सिविलाइजेशन से रिलेटेड एविडेंसेस मिलते हैं, और यहीं से इस सिविलाइजेशन का क्या पड़ा? नाम पड़ा, ठीक। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, लॉर्ड कर्जन के टाइम में डिपार्टमेंट बना, और जॉन मार्शल के टाइम में इसकी खुदाई हुई, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके टाइमिंग के बारे में। अगर हम टाइमिंग की बात करें, तो ये जो सिटीज थी, ये एडी से लगभग 3000 यानी 3000 साल पहले, एडी से, ये तब की बात है, ठीक है। आइए अब देखते हैं। अब बात कर रहा है एरिया एंड इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल और महत्वपूर्ण स्थल। यानी अब ये कह रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का टोटल एरिया क्या था और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगहें थी, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट भी यहां पे समझना है, ठीक। तो जो इसका टोटल एरिया था वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है। यहां मैप पे देखिए, ये आपका कश्मीर से लगा है, अफगानिस्तान का पार्ट कवर करते हुए और पाकिस्तान का पार्ट कवर करते हुए इंडिया में, ऐसे ये इसका टोटल एरिया था, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें फेमस सिटीज कौन कौन सी थी। तो फेमस सिटीज की बात करेंगे तो वो है हड़प्पा, जो पंजाब में है, मोहनजोदड़ो, जो सिंध में है। इसके अलावा यहां आप देख सकते हैं धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, ठीक। और इस तरह कर करके ये सारी जगह हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ठीक है। इसमें देखते हैं कि कंट्री एंड स्टेट। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो कितने कंट्री में पाई गई? टोटल 3 देशों में ये पाई गई। पहला अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में, और तीसरा इंडिया में, ठीक। ये तो अभी अलग अलग है, हम कंट्री देख रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उस टाइम पीरियड में इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो ये 3 कंट्रीज हैं, और 3 कंट्रीज में हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्या मिले हैं? एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है।
और स्टेट की बात कर लें तो यहाँ देखिए पाकिस्तान में ये आपका ये बलूचिस्तान का इलाका हो गया, ये आपका सिंध का इलाका हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये पंजाब का इलाका हो गया। अगर आप देखेंगे इधर तो इंडिया में ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, हरियाणा, ठीक, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और इधर है वेस्टर्न यूपी। यानी इन सारे स्टेट में क्या हुआ है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जगहें मिली हैं, एविडेंसेस मिले हैं। अफगानिस्तान की जहां बात कर रहे हैं तो वहां पे दो चीजें मिली हैं, दो जगह हैं, एक है मुंडीगाग और एक यहां पे है शुर्तगोई। तो दो साइट्स जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की वो कहां मिली हैं, अफगानिस्तान में, ठीक है। अब इसमें आइए, आपके एनसीईआरटी बुक में 2-4 साइट्स का जिक्र किया गया है और उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। जब आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड और इसमें जो जगहें पाई गई उसमें डिटेल से बताया गया है, जो एडवांस बुक है, और वहां से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी यहां पे हम देख रहे हैं कि 2-3 जगहों के बारे में ही दिया गया है, तो उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये है हड़प्पा। ये क्या है, यहाँ पे रिवर है, कौन सी रिवर है, रावी, और उसके बाएं तट पे है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। कब खुदाई हुई थी इसकी, 1921 में, किसके अंडर में, दयाराम साहनी के। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा है, यहाँ पे बहुत सारी स्क्रिप्ट भी पाई गई। फोर्थ पॉइंट है कि हड़प्पा में, हड़प्पा कैपिटल थी, कहा जाता है कि उस टाइम में जुड़वा राजधानी थी, मतलब जो ये पूरी सिविलाइजेशन है इसकी 2 कैपिटल थी, एक तो हड़प्पा थी और दूसरा मोहनजोदाड़ो थी। तो ये भी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, ठीक। अब मोहनजोदाड़ो से देखते हैं। पहला ये कि ये कैपिटल थी, ठीक। दूसरा जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था, उसमें ये शहर जो है मोहनजोदड़ो, ये सबसे बड़ा था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक फीमेल की डांस करती हुई मूर्ति मिली है, ठीक है, और एक पुजारी की भी मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से, ठीक। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड मिला है। पॉन्ड के अलावा अनाज के स्टोरेज के लिए, अब सोचिए उस टाइम की टेक्निक, अनाज की स्टोरेज के लिए। आज आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो किसानों से अनाज खरीदती है उसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, तो उस टाइम पे भी स्टोरेज थे, और वो कहाँ था, मोहनजोदाड़ो में, ठीक। यहाँ पे एक चीज और मैं भूल गया था, उसको बताता हूँ। हड़प्पा में ऑफिसर्स के रहने के लिए, ऑफिसर्स के रहने के लिए आवास मिला है, बहुत बड़ा ऑफिशियल घर मिला है वहां पे, ठीक। और मोहनजोदाड़ो कहाँ था, ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के दाहिने साइड में था। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये शहर नदी के बाएं किनारे पे था, राइट हैंड पे था, या लेफ्ट हैंड पे था, ठीक। उसके अलावा यहाँ धौलावीरा का जिक्र किया गया है। धौलावीरा में आपको जो घोड़े थे उनकी हड्डियां मिली हैं यहाँ, धौलावीरा जो गुजरात में है, ठीक। लोथल की बात कर रहा है तो लोथल उस टाइम, ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी, उस सिविलाइजेशन का एक बहुत ही फेमस और बड़ा क्या था, पोर्ट था, यानी बंदरगाह था, ठीक। इसके अलावा लोथल से ही डॉक यार्ड मिला है। आपको पता हो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जहाज और नाव भी बनाते थे, तो वो जहाज और नाव आज की जैसे नहीं होती थी, वो बिल्कुल बेसिक थी, जो स्टार्टिंग पीरियड में जैसे बनाया जाता है, अभी एक तरह से वो सीख ही रहे थे, तो उसका एविडेंसेस मिला है। लोथल से राइस का भी एविडेंस मिला है, ठीक। उसके बाद यहां देखिए कालीबंगा है इंडिया के राजस्थान में, यहां से जुते हुए खेत का एविडेंस मिला है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोग खेती के लिए हलों का यूज करते थे, और वो जो हल होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। तो यहां पे जुते हुए खेत का एविडेंस मिला है, कहां से, हड़प्पा से, ठीक। हरियाणा के बनवाली जो जगह है वहां पे
मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं, यानी जो खिलौने बनते थे उसका हल कहाँ पे मिला है? बनवाली में। तो इस तरीके से अभी तक हमने ये देखा कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके एविडेंसेस 3 कंट्री में मिलते हैं, और 3 कंट्री में कौन कौन सी वो जगह हैं उनको देखा, और कुछ जगहों के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में इतना ही मेंशन है। आगे बहुत सारी डिटेल इसमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहां पे बस इतना ही। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका बॉर्डर क्या था, इसकी पूरी रेंज नॉर्थ टू साउथ। ठीक, तो यहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के सबसे नॉर्थ में जो पार्ट था, जो सबसे उत्तरी पार्ट था, सबसे उत्तर में, नॉर्थ में, वो था मांडा, जम्मू कश्मीर में। ठीक, सबसे वेस्ट में जो वेस्टर्न पार्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी और आगे भी पूछ सकता है, वो है सुतका गेंडोर। ठीक है, ये सबसे पश्चिमी पार्ट है, वो सबसे उत्तरी पार्ट है। ठीक, जब दक्षिण में आप देखेंगे तो दैमाबाद एक जगह है जो कहां पाई गई है? महाराष्ट्र में, दैमाबाद। ठीक, अगर सबसे ईस्ट में देखेंगे तो यहां है आलमगीरपुर, वेस्टर्न यूपी। ठीक है, और वहां पे रिवर कौन सी है? हिंडन रिवर, हिंडन। तो जब भी आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स को पढ़ें तो वहां पे कौन सी रिवर पाई गई है, और रिवर की किस साइड में कौन सी साइट्स पाई गई हैं, और किस साइट्स में किन जगहों पे क्या क्या चीजें पाई गई हैं, उनको बहुत बहुत डेप्थ के साथ एनालिसिस करें, क्योंकि इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और जितने भी हड़प्पा में जो भी जगहें पाई गई हैं इस सिविलाइजेशन में, उनमें सबसे ज्यादा जो जगहें खुदाई में मिली हैं वो कहां मिली हैं? गुजरात में। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन में किस तरह के लोग रहते थे, यानी कहां से ये लोग आए, इनकी नस्ल क्या थी, ये इसकी बात कर रहा है। तो अलग अलग जो हिस्टोरियन थे और उसके अलावा जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने, किसी ने कहा कि ये मंगोलाइड नस्ल के थे, किसी ने कहा कि ये ऑस्ट्रेलियाइड थे। ठीक है, लेकिन फाइनली जिस पे सबसे ज्यादा सहमति है, जिस चीज पे, वो है कि ये लोग मेडिटेरियन थे, यानी भूमध्य सागरी थे। जो मेडिटेरियन सी है, आप मैप में देखेंगे, इससे आगे बढ़ते हुए जब जाएंगे आप तुर्की के पास, ठीक है, तो उसके साइड में देखेंगे तुर्की के बगल में मेडिटेरियन सी है, तो ये लोग वहीं के रहने वाले थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि उस टाइम पीरियड पे सिर्फ दुनिया में, यहाँ इंडिया में ही ऐसी सिविलाइजेशन देखने को मिली जो इतनी डेवलप थी, वेल प्लान्ड सिटी थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो मैसोपोटामिया यानी इराक में एक नदी है तिर्गिस, जिसको हिंदी में दजला फ्रात नदी कहा जाता है, तो उसके पास भी मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन मिली। ठीक है, और जब आप अफ्रीका में देखेंगे, नॉर्थ अफ्रीका में, अफ्रीका का ये जो ऊपरी पार्ट है, यहां पे ये नील नदी है, और नील नदी के पास भी जो है इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वो मिली। यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ दुनिया में और भी जगहों पे सिविलाइजेशन थी, उनमें भी इसी तरह की सिटीज और डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये चैप्टर बात कर रहा है स्पेशलिटी ऑफ हड़प्पा सिटीज, यानी हड़प्पा के नगरों की विशेषता। यानी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे शहर पाए गए हैं, तो उन शहरों के बारे में बात कर रहा है। यहां बहुत हैरानी की बात है सच में, उस टाइम पीरियड में लोग क्या कर रहे थे? जंगलों में घूम रहे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने बसना शुरू किया और बेसिक लेवल पे घर बनाए। लेकिन कुछ ऐसे जगह थी, जैसे हड़प्पा हो गया, मैसोपोटामिया हो गया, उसके अलावा हमने वहां देखा नाइल रिवर के पास अफ्रीका में, कुछ जगह ऐसी थी
जहां के लोग बहुत ज्यादा डेवलप थे। यानी आज जिस तरह का आप सोसाइटी में घर देखते हैं, जैसे कहीं कोई सोसाइटी बनती है उसमें बहुत सारे ब्लॉक पाए जाते हैं, वेल मैनर्ड एक स्ट्रक्चर में घर बनाया जाता है, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है नालियों का, पानी के बहाव का, इसके अलावा जो उसमें सड़कें पाई जाती हैं, आज के दौर की मैं बात कर रहा हूं, वो चीज आज से हजारों साल पहले आपको हड़प्पा के जो शहर थे उन शहरों में देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उनका शहर कैसा था। ठीक है, तो ये क्या थी, प्रॉपर प्लान्ड सिटी थी, ठीक है, बिल्कुल प्लान करके इस सिटी को बनाया गया था। इस सिटी में दो पार्ट होते थे, आप देख सकते हैं, एक होता था अपर पार्ट और एक होता था लोअर पार्ट। मतलब जो हड़प्पा का शहर था वो टू पार्ट्स में बटा हुआ था, एक अपर पार्ट था, एक लोअर पार्ट था, ठीक। जो अपर पार्ट था वो ऊंचाई पे था और ये जो पार्ट देख रहे हैं वो नीचे था, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो साइज था, जो इसका एरिया था वो क्या था, कम था, इसका एरिया जो है वो ज्यादा था। जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि एक फोर्ट की तरह, फोर्ट नहीं कह सकते, बस उसी का एक बेसिक रूप कह सकते हैं, एक स्टार्टिंग रूप कह सकते हैं। ये चारों तरफ से दीवालों से घिरा हुआ होता था, ईंट की दीवारें होती थी इसके चारों तरफ, ठीक। लेकिन ये जो एरिया था, जो लोअर टाउन था, लोअर टाउन में ऐसा नहीं था। लोअर टाउन मतलब दीवालों से घिरा हुआ नहीं था, किसी किसी जगह पे वहां पे दीवालों से घिरा हुआ पाया गया, कुछ शहर पाए गए हैं, लेकिन ये तो मैक्सिमम पाया गया है। एक जगह है बस ऐसी, वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो है चनहुदड़ो, जहां पे ये अपर टाउन जो है वो उसको घेरा नहीं गया था ईंटों से, ठीक। तो ये सारे डिफरेंसेस थे, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहां पे कैसे लोग रहते थे। अब ये जो पार्ट है, जो ऊपरी पार्ट है, यहाँ पे सोसाइटी के स्पेशल लोग रहते थे, जैसे ऑफिसर्स हो गए, जो रूलर्स हो गए, ये सारे लोग कहाँ रहते थे, इस पार्ट में। और जो आम जनता थी, ठीक है, जो आम जनता थी, बिजनेसमैन थे, लेबर थे, क्राफ्टमैन थे, ये सारे लोग इस पार्ट में रहते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कि ये सिटी एक ही है, ठीक। और इस सिटी को कैसे बनाया गया है, दो हिस्सों में। और जो भी इनके अंदर घर बने हुए, सपोज दैट इनके अंदर जो घर बने हुए हैं वो वेल प्लान्ड है, इनकी गलियां, इनके नाले, सब कुछ, और इसका भी वही कंडीशन था, ठीक है। तो हमने यहां समझा कि वो जो सिटी है हड़प्पा की, वो किन पार्ट में और कैसे बनी थी, ठीक। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं उनके घरों की, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कॉर्नर पे, ये भी वेल प्लान्ड था, जैसे आज के दौर में हम सोसाइटीज में देखते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक। और जो घर थे वो सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी, यानी एक मंजिला और बहुमंजिला, जैसे दो मंजिलों का घर आप देखते हैं ना, तो वैसे घर वहां पे बनते थे, ठीक है। सोचिए उस टाइम पीरियड में। और जब दो मंजिला घर होगा तो सिंपल सी बात है, वहां सीढ़ियां भी मिलेंगी, स्टेयर्स भी मिलेंगी, वो भी यहाँ एविडेंसेस मिले उसके। इसके अलावा जो ये घर होता था, मान लो ये घर है, ठीक, उस हड़प्पा सिटीज का, तो इसमें जो आंगन है ये, ठीक, तो आंगन की ये चारों तरफ क्या होते थे, ये सारे कमरे होते थे, ठीक है। और आज ही की तरह उनका इन घरों में किचन भी होता था। किचन के अलावा नहाने के लिए एक पॉन्ड टाइप का होता था जहां वो नहाते थे, ठीक है। और पीने के लिए इन घरों में कुएं भी मिलते थे, जो पानी वो पीते थे या अदर जिस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उनके लिए वेल्स भी देखने को मिले हैं। तो यानी एक घर में वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी
जो आज के जमाने में है। सोचिए आज से हजारों साल पहले ये कितनी बड़ी बात रही होगी। ठीक, अब देख लेते हैं कि इन घरों को बनाने के लिए इन्होंने कौन कौन सा मटेरियल यूज किया। तो पहला था ब्रिक्स, यानी भट्टियों में पकी हुई ईंटें, जो आज हम प्रेजेंट में यूज करते हैं जिन ईंट्स का, वो ईंटें भी इन घरों को बनाने में यूज हुई थी। इसके अलावा आज हम देखते हैं कि दो ईंटों के बीच में जब दीवार बनती है तो उसके बीच में सीमेंट का लेप रखा जाता है। तो उस टाइम में भी लेप था, लेकिन वो सीमेंट का नहीं था, वो बहुत सारी चीजों को मिला के बनाते थे, लेकिन वो बहुत मजबूत होता था। और आज जिस तरीके का हम प्लास्टर देखते हैं जो घरों पे दीवारों पे किया जाता है घर के, उस टाइम पे भी वो लोग प्लास्टर करते थे, लेकिन ये आज के प्लास्टर से थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज जो है हमें उस टाइम के घरों में देखने के लिए मिली। इस चीज को आप अपने एनसीईआरटी के बुक में भी पढ़ेंगे, लेकिन बैठ के थोड़ी देर एनालाइज करिएगा यार उस टाइम पीरियड में, ऐसे हजारों साल पहले कैसे ये पॉसिबल था। जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं घर को बनाने में, जिस तरह घर बनाते हैं, वो उस टाइम पे भी था। यही एनसीईआरटी आपसे बार बार सोचने के लिए कहती है। ठीक है, आगे आइए और देखते हैं। अभी तक तो हमने घर देखा कि घर कैसे बना हुआ था, अब इनका हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इनका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, यानी जो नाले होते हैं वो कैसे बने हुए थे। तो जो इनके नाले बने थे वो किसके बने हुए थे? ईंटों के। ठीक है, आप यहां इसमें देख सकते हैं इस फिगर में, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो, ये जो नाले बने हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? ईंटों के। ठीक, और नाले पत्थरों से कवर्ड होते थे। इस फिगर में तो नहीं है क्योंकि ये बाद में खुदाई हुई थी, तब ये साइट मिली थी, वहां से हट गया। लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पत्थरों से कवर्ड था। आज भी आपको देखने को मिल जाएगा गांव में, छोटे टाउन में, कि नालियां जो है पत्थरों से कवर्ड रहती हैं। तो ये उस टाइम पे भी था। ठीक है, अब आइए इसके पूरे सिस्टम को समझते हैं। देखिए ये सारे घर हैं। ठीक, अब इन घरों से क्या होता था? घरों से पानी निकला और पानी निकलकर जो गली का नाला होता था स्ट्रीट में, वहां पे ये जाता था। और समझिए कि क्या सिस्टम था। जैसे ये घर है, यहां हम समझने की कोशिश करते हैं, ये सारे घर हैं। ठीक, ये स्ट्रीट है और यहां पे एक बड़ा नाला है मेन। तो इन घरों से पानी निकल के कहां जाता था? इस नाले में, जो गली का नाला था उसमें इन घरों से निकल के पानी जाता था। और वो कैसा बना था नाला? नाला बिल्कुल स्ट्रेट था और नीचे थोड़ा सा स्लोप दिया हुआ था। यानी ये घर से जो पानी इस नाले में जा रहा है, वहां एक स्लोप है कि ताकि वो नाले में जाए। अगर बिल्कुल सीधा बना देते तो मुश्किल हो जाता, लेकिन थोड़ा सा स्लोप बनाया और ये क्या हुआ, घरों से पानी निकल निकल के इस नाले में जा रहा है। कहां? गली के नाले में। और यहां से पानी होते हुए कहां चला आता है? मेन नाले में, और फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक और चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, ये जो नाले थे उस पे मैन होल देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरीके की कुछ उसकी बनावट होती है। आप आज भी देखेंगे जो नाले हैं उनके ऊपर इस तरह का ढक्कन रखा होता था। सोचिए ये ढक्कन उस टाइम पे भी था, और किस लिए? कि अगर यहाँ नालों में कुछ फंस जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, पानी का जमाव हो जाता है, तो उसकी सफाई कर सके। और यहाँ भी मेन नालों में भी इसी तरह की चीजें थी। तो सोचिए वो कितने डेवलप्ड लोग रहे होंगे। आज जिस तरह की टेक्नोलॉजी, जो ड्रेनेज सिस्टम हम देखते हैं अपने सोसाइटीज में, अपने शहरों में, ये सिस्टम उस टाइम पे भी था। ठीक है, अब बात करते हैं हम सड़कों की, स्ट्रीट्स की। ठीक, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस टाइम की जो सड़कें होती थी, ये आप देखिए, ये सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है, और घरों की तरह और ड्रेनेज सिस्टम की तरह सड़कें भी वेल प्लान्ड होती थी, बिल्कुल। ठीक है, और ये मिट्टी की बनी होती थी। इसके अलावा
जो ये घर थे, देखिए यहाँ पे ये घर हैं, इन घरों के जो दरवाजे होते थे, ये जो देखिए ये दरवाजा जो है और जो खिड़कियां होती हैं घरों में, ये मेन स्ट्रीट में नहीं खुलता था, ये गलियों के, ये बीच में यहाँ अंदर गली है, उस गली के अंदर खुलता था, ठीक है, ना कि मेन सड़क पे खुलता था। ओके। और जो आज कनेक्टिविटी है, जो देखते हैं कि आप ये सड़कें हर जगह से ज्वाइंट होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं इस तरीके से जा जाके, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में भी सड़कों का इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया था कि हर सड़क एक दूसरे से जाके कनेक्ट होती थी, ठीक। और सड़कों की सफाई पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ठीक है। वहां कूड़ेदान भी, कहीं कहीं कूड़ेदान भी देखने को मिला है कि जहां पे आप जो भी वेस्टेज है वो रखें। तो इस पूरे टॉपिक में हमने क्या देखा? इस पूरे टॉपिक में हमने देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो शहर थे उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, उनके हाउसेस क्या थे, कैसे थे, और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, और थोड़ा बहुत सड़कों के बारे में, ठीक। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन हड़प्पन सिटीज, यानी हड़प्पा के शहरों में जो उस टाइम पे लोग रहते थे उनकी जिंदगी कैसी थी, किस तरीके से वो लोग रहते थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आपका है वो है कि उनका जो समाज था, ठीक है, वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है, यानी मातृसत्तात्मक, यानी फीमेल डोमिनेटिंग, जो फैमिली में जो हेड थी, मुखिया थी, वो महिला होती थी। और इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली एक सिविलाइजेशन मिलेगी एंशिएंट पीरियड में जिसमें इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी कि जब फैमिली में जो मुखिया है, ठीक है, वो क्या है, एक वुमेन है। उसके बाद की जितनी सोसाइटीज आप देखेंगे वो मेल डोमिनेटिंग मिलेगी, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि उस टाइम के लोग कितने प्रोग्रेसिव सोच के थे, ठीक है। दूसरा है सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते थे। तो सोसाइटी में आपके रूलर रहते थे। अब देखिए यहाँ किंग, एम्पेरर ऐसे वर्ड का नहीं यूज हुआ है, ठीक है। सिविलाइजेशन में यही एक वर्ड यहाँ बोलूंगा, सिविलाइजेशन और एम्पायर, जो आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब यही छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। तो उन डिफरेंसेस को यहीं से समझते चलिए, ठीक है, तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सोसाइटी में कौन होता था? रूलर होता था, प्रिस्ट होता था, पुरोहित, ठीक, बिजनेसमैन होते थे, क्राफ्टमैन होते थे, और ऑफिसर होते थे। सोसाइटी में ये सारे लोग रहते थे। इसके अलावा हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपने एंटरटेन के लिए डाइस खेलते थे, ठीक है, पासा। वो डांस का प्रोग्राम भी करते थे, एनिमल फाइटिंग भी कराते थे, और वो चीजें कुछ आज तक चली आ रही है। जैसे आप साउथ इंडिया में देखेंगे, स्पेन में देखेंगे कि वहां पे भी एनिमल्स को लड़ाया जाता है, जैसे ऑक्स हो गए, कहीं कहीं पे ये मुर्गियों वगैरह को भी लड़ाया जाता है, और भी अदर एनिमल्स को लड़ाया जाता है। तो वो चीजें आज तक बनी हुई हैं, और वो कहां से स्टार्ट हुई? वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी थी, एनिमल फाइटिंग, ठीक। जहां तक रिलीजन को मानने की बात है, उस टाइम पीरियड में लोग नेचर की पूजा करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे, ठीक है। उस टाइम में कुछ मूर्तियों के एविडेंसेस मिले हैं, बट मंदिर और इस टाइप की चीजें नहीं मिली हैं, क्योंकि वो ज्यादातर नेचर को मानने वाले लोग थे। तो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर में इतना ही डिस्कस किया गया है, किसके बारे में? वहां के सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बारे में। एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लड़ाइयों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, बहुत कूल माइंडेड लोग थे, वो लड़ाइयां कम करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो मेल थे और फीमेल दोनों जो है ज्वेलरी पहनते थे, मेल भी पहनता था और फीमेल भी पहनती थी। तो इस तरह की चीजें वहां के सोसाइटी में रहने वाले लोगों में देखने को मिली। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, यानी नया शिल्प और तकनीक। इस चैप्टर को बहुत बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि उस टाइम पे इंसान क्या क्या चीजें बनाता था,
और वो किन मेटल से बनाता था, उसका यूज कैसे करता था, तो वो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और आइए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा के लोग स्टोन, कॉपर, सिल्वर, ब्रोंज, गोल्ड, इन सारी मेटल से चीजों को बनाते थे, ठीक है। उस टाइम पे जो भी वो चीजें, इक्विपमेंट, अदर पॉट्स या अदर जो भी चीजें बनाते थे, उनमें इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते थे, इन मेटल्स का, ठीक। उस टाइम पे एक और चीज देखने को मिली कि इन्होंने कॉपर और टिन को मिला के ब्रोंज तैयार किया, यानी कांसा तैयार किया। और उस कांसे से भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई जिसके एविडेंसेस मिले हैं। और आइए देखते हैं ये क्या बनाते थे इन मेटल से। उस टाइम के लोग वेपन्स बनाते थे, हथियार, तरह तरह के टूल्स बनाए इन्होंने, ज्वेलरी बनाई, पॉट्स बनाए, ब्लेड बनाया, बीड्स, मनके बनाए, और जो बाट होता है जो माप तौल के लिए यूज होता है, ये सारी चीजें इन्होंने बनाई। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे छूट रही है, वो है कि उस टाइम पीरियड में इन लोगों ने जहाज और नाव भी बनाई, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों ने, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पॉटर्स व्हील। इससे बर्तन बनाए जाते थे और बर्तनों पे चित्रकारी की जाती थी। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंसान बर्तन बनाना सीख चुका था, लेकिन अब यहां पे देखिए उसमें और एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुम्हार के चाक की जिक्र किया गया, यानी पॉटर्स व्हील। इससे उस टाइम में जो बर्तन बनते थे, जैसे कोई बर्तन बनाया हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोगों ने, तो उन बर्तनों पे आप देखेंगे बहुत सारी डिजाइन, चित्रकारी, ये सारी चीजें वो करते रहते थे, ठीक है। इसके एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा यहां बात कर रहा है टेराकोटा। यही सारे कीवर्ड्स आपको एनसीईआरटी समझाने की कोशिश करती है कि इस पे आप बहुत विशेष रूप से ध्यान देके इन वर्डों को समझें, इनकी डेफिनेशन समझें। क्या है, बात कर रहा है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? आपने अपने आसपास सोसाइटी में देखा होगा, जब कोई फेस्टिवल होता है, तो होली, दिवाली, इन फेस्टिवल्स में मार्केट में जो मूर्तियां मिलती हैं, तरह तरह के खिलौने मिलते हैं, और भी घरों में डेकोरेशन के लिए सामान मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी से बना के उनको मिट्टी में पकाया जाता है, ठीक। उसी को मिट्टी से बना के आग में पकाया जाता है, सॉरी, तो आग में पकाया जाता है। तो उसी आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहता है, टेराकोटा। और इससे क्या क्या मिले हैं उस टाइम पीरियड में, खिलौने और मूर्तियां। यहां पे आप देख सकते हैं एक खिलौना दिख रहा है आपको। ये क्या किया गया, पहले मिट्टी से तैयार किया गया, फिर उसको आग में पकाया गया, और ये आपके सामने है। तो इस तरह के खिलौने और मूर्तियां हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो टेराकोटा वर्ड याद रखिएगा, ठीक। जहाज और नाव, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। और इसके एविडेंसेस कहां मिले थे, लोथल में मिले थे। लोथल में डॉकयार्ड मिला था, ठीक है। और जो हम एविडेंसेस देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो बिजनेस करते थे, तो वो लैंड से भी करते थे और वाटर के भी थ्रू करते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि ये लोग क्या क्या बनाते थे। अब आइए देखते हैं कि एग्रीकल्चर में ये क्या करते थे। तो दुनिया में सबसे पहले कॉटन की जो खेती के एविडेंस मिले हैं, वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिले हैं, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कॉटन उगाना किन लोगों ने शुरू किया, तो वो थे हड़प्पा के लोग। और इसका बिजनेस भी किया, यानी ट्रेड भी किया, व्यापार भी किया इन लोगों ने, ठीक है। और ये कब की बात है जब कॉटन उगाया गया, ये लगभग 7000 साल पहले की बात है। जो बलूचिस्तान का पार्ट है आज करंट में, पाकिस्तान में है वो, और वहां उसी के पास एक जगह है मेहरगढ़, वहां पे ये एविडेंस मिले थे, किसके, कपास उगाने के। और उससे कपड़े भी ये लोग बनाते थे। इसके अलावा 9 प्रकार की फसलों का भी इन्हें नॉलेज था। यानी अभी देख रहे थे 5-6 किस्म की फसलें इससे पहले लोग स्टोनेज में उगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे 9 टाइप की फसलें उगाने लगे। कौन सी, वीट, बार्ले, राइस, पी, डेट्स, वाटरमिलन, यानी गेहूं, जौ, चावल, मटर, खजूर, तरबूज, दाल और सरसों, मस्टर्ड, इन सारी फसलों का भी नॉलेज हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की थी।
ये बहुत सारे जानवरों को भी पालते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनमें इनका जो सबसे कहते हैं ना सबसे पसंदीदा जानवर था वो था ऊबड़ वाला सांड, जो ऑक्स था, बैल। ठीक है, वो इनका बहुत ही प्रिय जानवर था। और बहुत सारी मुहरों पे, बहुत सारी वॉल्स जो उस टाइम की पेंटिंग्स है, उन पे उस जानवर का बना हुआ चित्र मिला है। ठीक है, और इस टॉपिक को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप मोहनजोदाड़ो मूवी है बॉलीवुड की, ठीक, उसको जरूर देखें। उस मूवी में जो पिक्चर्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जो स्ट्रक्चर्स है बिल्डिंग का और किस तरह की सोसाइटी थी, उसको भी दिखाया गया है। तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मूवी जरूर एक बार देखें और बेहतर ढंग से इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये लोग लकड़ी के हल का भी यूज करते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो एग्रीकल्चर होती थी उसमें ये लकड़ी के हल का भी यूज करते थे। आज भी इंडिया के बहुत सारे गांवों में उस तरह के हल देखने को मिल जाएंगे जो दो बैलों की जोड़ी में बंधे हुए होते हैं। लेकिन वो किस चीज के हल बनाते थे? वो बनाते थे कुछ इस टाइप का होता है, ये लकड़ी का बना हुआ हल होता था। इसका यूज खेतों को जोतने के लिए हम देख चुके हैं कि कालीबंगा में जुते हुए खेतों के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा जो बनवाली साइड थी, बनवाली में भी मिट्टी का बना हुआ खिलौना जो होता है वो भी हल के रूप में मिला है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब एक चीज यहां मैं आपको और समझाना चाहता हूं। यहां बीड्स की बात की गई है, मनके की। ये भी आपका एक की वर्ड है, इसको याद रखें। ये बार बार आपको हिस्ट्री में आएगा और इसको नहीं समझ पाएंगे तो वही फिर हमें कंफ्यूजन होता है, ये क्या है यार, फिर उसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये जो मनका होता था, ये आप यहां देख सकते हैं, ये पत्थरों के जो छोटे छोटे दाने हैं जिसकी मालाएं गुथी जाती, चाहे पत्थर का यूज हो या उसमें लकड़ियों का यूज होता है और हड्डियों का भी यूज होता है, तो उसी माला को बीड कहा जाता है जो गुथा हुआ हो। इस फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। उस टाइम पे ट्रेड क्या था? जो उस टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में व्यापार था, जो ट्रेड था, वो बहुत डेवलप फेज में था। ठीक है, चाहे इंटरनल हो चाहे या एक्सटर्नल हो, आंतरिक या बाहरी दोनों व्यापार जो थे बहुत डेवलप फेज में थे। इसके अलावा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे वो वाटर रूट से भी करते थे और लैंड रूट से भी करते थे। ये पहले भी बता चुका हूं कि उस समय नावों का यूज होता था और इनका एक पोर्ट था लोथल, गुजरात में। पोर्ट तो बहुत सारे थे लेकिन ये बहुत फेमस था। तो यहाँ पे डॉकयार्ड वगैरह मिले हैं, यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं कि ये लोग जो है पानी के रास्ते से भी बिजनेस करते थे। अब वो कैसे होता था? वो बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम में पहले भी बता चुका हूं और एक की वर्ड है, इसकी डेफिनेशन जरूर समझने की कोशिश करें। हिंदी में बार्टर सिस्टम को कहा जाता है वस्तु विनिमय। क्या होता था कि उस टाइम पे लोग, जैसे ये कोई सामान है ए, ये कोई सामान है बी, तो इन दोनों सामान को, जैसे ये अनाज हो गया, ये कोई जानवर हो गया, तो इसको क्या करते थे? आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक, और डायरेक्ट एक्सचेंज करते थे, बीच में कोई करेंसी या कॉइन नहीं था। ठीक है ना, ये डायरेक्ट ही एक्सचेंज लेन देन होता था, उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे इसी तरीके से बिजनेस करते थे। ठीक, अब आइए देखते हैं कि ये लोग कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे, यानी कौन सी चीजें ये बेचते थे बिजनेस में और कौन सी चीजें ये खरीदते थे। ठीक, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो थे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो कॉटन उगाते थे, तो कॉटन को भी बेचते थे। और एक बात यहां और समझ लीजिएगा कि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया के जो भी आगे सभ्यताएं आएंगी या जो एम्पायर आएंगे, राजा आएंगे, देखेंगे कि सबने हर पीरियड में कॉटन का व्यापार, बिजनेस हुआ इंडिया में और यहां से कॉटन को बहुत बड़े पैमाने पे बेचा गया। ठीक, उसके बाद आइवरी टीथ यानी हाथी के दांत और टिम्बर, इमारती लकड़ी, ये तीन चीजें ऐसी थी कि इन तीनों चीजों को क्या किया था इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी दूसरे देशों को बेचा जाता था। ये इंपोर्ट क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे गोल्ड, सोना। कहां से? अफगानिस्तान और कर्नाटका से। सिल्वर, चांदी कहां से? ईरान से। शीशा यानी ग्लासेस, ईरान और अफगानिस्तान से।
वहां से ये इंपोर्ट करते थे यानी मंगाते थे। टिन ईरान और अफगानिस्तान से, कॉपर राजस्थान और बलूचिस्तान से, ग्रीन डायमंड कहां से, साउथ इंडियन से। तो ये सारी चीजें वो मंगाते थे। अच्छा, एक एक पॉइंट है यहाँ पे जिस पे केयर करिएगा, यहाँ पे मसालों की बात नहीं की गई है, जबकि एंशिएंट पीरियड में देखेंगे तो इंडिया से जो बिजनेस होता था दूसरे कंट्री से, उसमें मसालों का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की फिजिकल कंडीशन है, जो इनका एरिया है और जो उसकी ज्योग्राफिकल फिजिकल कंडीशन है, उन एरिया में मसाला होता ही नहीं था। मसाला तो इंडिया में, साउथ इंडिया में ज्यादातर होता है। तो इस वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग इसका ट्रेड नहीं करते थे। ठीक, और आइए देखते हैं किन किन देशों के साथ ये व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। तो इनमें ये जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया है, इनके साथ इनकी ट्रेड होता था, इनका व्यापार होता था सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया के देशों के साथ। ठीक, जो सबसे अच्छी कंडीशन में जिस देश के साथ इनका व्यापार होता था वो था मेसोपोटामिया। ये कहां था, इराक में। इनके साथ जो इनका बिजनेस था वो बहुत बहुत डेवलप फेज में था। ठीक है, इसके बहुत सारे एविडेंसेस भी मिले हैं वहां से बिजनेस के। ठीक, और अदर में देखेंगे तो जो इजिप्ट में जो नील रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन मिली थी, उनके साथ भी इनका ट्रेड होता था। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो ट्रेड करते थे, उस ट्रेड में कौन सी चीजें ये इंपोर्ट करते थे यानी मंगाते थे, और कौन सी चीजें दूसरे देशों को ये बेचते थे। ठीक है, और किस तरीके से ये अपने बिजनेस को करते थे। ठीक, अब आइए देखते हैं इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी। ठीक है, तो इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी चीजें बताने के लिए किसी न किसी वो लैंग्वेज का यूज करता था। तो जाहिर सी बात है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को भी इस चीज की जरूरत थी। ठीक, तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी एक लैंग्वेज डेवलप की जिस भाषा में उन्होंने अपनी बातों को लिखा। लेकिन अब यहां एक डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा कि अभी जब आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज दिखते हैं तो जैसे ए बी सी या क ख ऐसे आपको देखने को जो मिलता है, उससे उनकी लिखावट अलग थी। उन्होंने क्या किया, पिक्चर्स का यूज किया। आप यहां देख सकते हैं कि ये इस तरीके के पिक्चर्स का यूज किया उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में, अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फिगर में, जिसको पिक्टोग्राफिक कहते हैं या पिक्टोरियल कहते हैं, हिंदी में इसको भाव चित्रात्मक कहते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा। कहां लिखा, दीवालों पे लिखा, हड्डियों के ऊपर लिखा, स्टोन के ऊपर लिखा। बट आज तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और ये जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, यानी दाहिने साइड से बाएं साइड तक लिखी जाती थी। तो 3 पॉइंट हमने देखा। पहला ये था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोरियल थी, पिक्चर के माध्यम से लिखते थे। दूसरा ये था कि ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। और तीसरा ये था कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है, क्योंकि इसी के पैरेलल जो वहां मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा जा चुका है, बट हड़प्पा सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा जा चुका है, नहीं पढ़ा गया है। और यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब यहां बात कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट में हड़प्पन साइट्स इन गुजरात, यानी गुजरात में जो हड़प्पा से रिलेटेड जगहें मिली हैं आपके बुक में, उनके बारे में बताया गया। तो आइए देखते हैं। पहली जिस जगह के बारे में बात कर रहा है वो है धौलावीरा। बिल्कुल याद रखिएगा, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार पूछा जा चुका है। धौलावीरा की फिजिकल कंडीशन क्या है, ये कच्छ ऑफ गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में ये जगह है, तो ये पूछ सकता है कि धौलावीरा कहां है। ठीक, दूसरा आप देखेंगे कि इससे पहले हमने देखा हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो शहर थे 2 पार्ट में बटे थे, एक अपर टाउन था, एक लोअर टाउन था। लेकिन धौलावीरा में ऐसा नहीं है, ये 3 पार्ट में मिलता है धौलावीरा, और ये एक्सेप्शनल है।
ठीक है, धौलावीरा जो शहर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा शहर है जो 3 पार्ट में बटा है, तो वो था धौलावीरा। दूसरा, धौलावीरा में एक स्टेडियम मिला है। अब समझते हैं किस टाइप का स्टेडियम, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे डांसिंग प्रोग्राम रखते थे और भी अदर अदर चीजें करते थे। इसके अलावा बहुत सारे गेम भी होते थे, जैसे पशुओं को लड़ाना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक जगह चाहिए होती है। आज भी हम देखते हैं, आज के ज़माने में भी, जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, पॉलिटिकल रैलियाँ होती हैं या अदर कोई इवेंट होता है, तो वो उसके लिए क्या चाहिए, एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो उस टाइम पे भी ऐसा था। ठीक, तो इसको स्टेडियम का नाम दिया गया। इसमें क्या होता था, वो अपने कल्चरल प्रोग्राम करते थे, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज इसमें होती रहती थी। ये कहाँ मिला है, ये मिला है धौलावीरा में। ठीक, और धौलावीरा शहर में एंट्री के लिए बड़े बड़े एंट्रेंस गेट मिलते थे। आप देखते हैं आज भी बहुत सारे आप जगहों पे जाएंगे तो वहां पे आपको एंट्री गेट मिलते हैं। उस टाइम में धौलावीरा में भी बहुत भव्य शहर में एंट्री करने के लिए गेट मिलते थे। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अभी इससे पहले मैं स्क्रिप्ट के बारे में ही जिक्र कर रहा था। तो धौलावीरा में जो स्क्रिप्ट मिली है, तो मैंने बताया कि ये जो स्क्रिप्ट होती थी ये पत्थरों पे लिखी जाती थी या बोन्स पे लिखी जाती थी। अब आज की तरह उस टाइम में कागज तो था नहीं, उस टाइम में क्या था, पत्थर थे, ठीक है, हड्डियां थी, उन्हीं पे इंसान लिखता, या दीवालों में जो केव थी उन गुफाओं की दीवालों पे इंसान लिखता था। तो इसी तरह यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मिली है जिसमें बहुत बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पे लिखा गया है। ठीक है, वो कहाँ मिली है, वो मिली है धौलावीरा में। तो ये जो 3-4 पॉइंट थे वो धौलावीरा में हमने क्या किया, कवर कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट जिस जगह की बात कर रहा है वो है लोथल। ये कहाँ था, गुजरात में। किस नदी के किनारे था, ये था भोगवा नदी के किनारे। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये लोथल पड़ता है। ठीक, तो लोथल क्या था, लोथल एक पोर्ट था, बहुत फेमस पोर्ट था, बहुत फेमस बंदरगाह था। ठीक है, इसके अलावा यहां हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, डॉकयार्ड भी मिला है जहां पे जहाजें बनती थी और नाव बनते थे और जो उनका रख रखाव होता था वो भी यहां होता था लोथल में। थर्ड पॉइंट ये है कि इनका जो वाटर मैनेजमेंट था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के चारों शहरों में से सबसे उत्तम था, सबसे बेस्ट क्वालिटी का था। कहां पे, लोथल में। ठीक, और फैक्ट्री ऑफ बीड, चौथा पॉइंट है कि ये जो बीड है इसकी फैक्ट्री भी यहां पे मिली है उस टाइम पीरियड पे जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे बीड्स बनते थे। बीड्स क्या, इससे पहले समझा चुका हूं, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं कि जो पत्थरों की जो मालाएं बनती हैं जिसमें गुथा जाता है एक रस्सी या धागे में पतले पतले, और पत्थरों को गूंथा जाता है। इसके अलावा अलग अलग लकड़ियों को भी गूंथा जाता था और जानवरों की हड्डियों को भी गूंथ के मालाएं बनाई जाती थी। तो उन्हीं को कहा जाता है बीड, बीड की जो मालाएं होती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि गुजरात की जिन साइट्स की बात की, 2 जगहों की बात किया, धौलावीरा और लोथल। इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। यही चीजें देखिए, क्या किया यहाँ पे, धौलावीरा, लोथल और हड़प्पा सिटी और मोहनजोदड़ो, 4 शहरों की बात की। उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बताया इस एनसीईआरटी में। लेकिन जब यही चीज आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल में इन शहरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा और इन एक एक चीज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। जो भी एविडेंसेस है उससे आपके क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। आपके बुक में भी दिया गया है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत। बहुत ध्यान से समझिएगा, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी और उस टाइम पीरियड में जब लोग जंगलों में रहते थे और अभी मिट्टी, कच्चे मिट्टी का और घास फूस का घर बना रहे थे, उस टाइम में एक सिटी आती है, ठीक, एक वेल प्लान्ड सिटी, ठीक, सिविलाइजेशन सॉरी, और उसके अंदर बहुत सारी सिटीज आती हैं जिनका स्ट्रक्चर इतना बेहतर होता है, ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतर होता है, स्ट्रीट इतनी बेहतर होती है, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर होती है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि वो शहर बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है, एक खंडहर बन जाता है। तो
उसके कुछ रीजन्स हमारे हिस्टोरियन ने बताए हैं और आर्कियोलॉजिस्ट ने बताए हैं। देखते हैं वो कौन कौन से रीजन हैं जिसके वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हुआ। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उस टाइम पीरियड में फ्लड एक यानी बाढ़ एक बहुत बड़े पैमाने पे आई और उस बाढ़ की वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हो गया। ठीक, वहीं कुछ हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वहां पे अर्थक्वेक जो है बहुत बड़े पैमाने पे आया और उस अर्थक्वेक आने की वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन का मानना है कि जो फॉरेनर्स थे, फॉरेनर्स के कुछ लोगों ने अटैक किया कहाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन पे, और उस अटैक की वजह से ये शहर नस्तो नाबूद हो गया यानी खत्म हो गया। कुछ हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेस थे, ठीक है, उसको बहुत तेजी के साथ वहां के लोगों ने यूज कर लिया और रिसोर्सेस की कमी पड़ने की वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। ठीक, कुछ लोगों का मानना है कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के अपना रास्ता चेंज करने की वजह से जो बहाव होता है रिवर का, और आपको अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो पता होगा कि नदियां भी अपना रास्ता बदलती हैं और रास्ता बदलने की वजह से बहुत बार वो उन जगहों का भी कटाव कर देती हैं जहां पे पहले बसावट होती थी। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इंडस के रास्ता बदलने की वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और ये जो लास्ट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज, इस पे सबसे ज्यादा हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पे सहमत हुए हैं कि उस टाइम पीरियड में जो क्लाइमेट चेंज हुआ था, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ। ठीक है, तो अभी तक हमने आज चैप्टर 3 कंप्लीट किया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हमने देखा। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। ठीक, इसके अलावा मैं बार बार कहता हूं कि मैं अलग से इसके वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और इसके अलावा एनसीईआरटी की नोट्स कैसे बनाई जाए वो भी उसमें दिया हुआ होगा। ठीक है, एक अदर इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी बहुत सारी क्लासेस चल रही है, जैसे सीटेट की, लेखपाल की, इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसका एक कंप्लीट बैच चल रहा है, हिंदी लैंग्वेज की चल रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको प्लेलिस्ट में देखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उस लिंक पे जाएं, उससे जुड़ें, क्योंकि वहाँ ग्रुप में आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड और अदर भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हमारे टीचर और एक्सपर्ट की टीम भी वहाँ मिलेगी जो आपके जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आपकी वो हेल्प करेंगे। थैंक यू।